नमस्कार। संविधान के फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि भारत के जो संवैधानिक विकास के क्रम है उसमें किस प्रकार जो है क्रमबद्ध तरीके से संवैधानिक विकास का क्रम आगे बढ़ा था। हमने कंपनी के शासन के एरिया को कवर किए थे, जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 के चार्टर एक्ट तक के हमने उसमें पढ़े थे। आज हम देखने वाले हैं 1858 से सीधा सीधा हम 1935 तक के भारत सरकार अधिनियम को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में। तो ये जो अधिनियम है हमारे संवैधानिक विकास के क्रम में, संविधान के जो संवैधानिक विकास है, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत अगर आप देखेंगे संवैधानिक विकास के क्रम में, तो ये 1857 की क्रांति के पश्चात हमारा देश में एक क्रांति हुआ था, जबरदस्त विद्रोह हुए थे और ये हुए थे 1857 की क्रांति को लेकर। इसके बहुत सारे कारण हम इसको इतिहास में कवर करेंगे, बट अगर हम संवैधानिक दृष्टि से देखें तो ये जो क्रांति है इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे प्रशासनिक राजनीतिक परिवर्तन हुए। जैसे कि 1858 का ये जो अधिनियम था, इसे मजबूरन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को बनाना पड़ा और लेकर आना पड़ा। ये जो अधिनियम है 1858 का जो अधिनियम है, भारत के शासन को अच्छे करने वाली अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध है। तो अगर हम इसकी विशेषता देखें कि ये अधिनियम क्या करता है, तो ये अधिनियम भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा बनाने वाले अधिनियम के नाम से ये काफी प्रसिद्ध है ये अधिनियम। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम के रूप में ये प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो क्या क्या परिवर्तन किए गए, तो इसके अंतर्गत सबसे जो मेन परिवर्तन था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन थे आज तक, अभी तक अगर हम देखें तो 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से, वैसे तो 1765 में दिवानी अधिकार मिल गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया तो वहां से चलते रहे 1773 से और ये 1857 की क्रांति तक के जो है पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधीन रहे हम। इसके बाद जब 1858 में अधिनियम लाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन है उसे समाप्त कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है आज से भारत में इसका शासन समाप्त हो जाएगा। ये एक प्रकार का ब्रिटिश जो है आम लोगों का समर्थन चाहते थे। एक्चुअली देखा जाए तो 1857 की क्रांति में आम लोग भी उमड़ पड़े थे, जिसके कारण ये सपोर्ट कर जो है चाहते थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम समाप्त कर देंगे और हम आप लोगों के लिए काम करेंगे, आपके अधिकारों के लिए काम करेंगे और आपके जीवन प्रणाली को हम अच्छा बनाएंगे। यूं कहें ये जो है अच्छे दिन वाले सपना दिखाया गया ब्रिटिश के द्वारा। जैसे अभी हम हाल ही में हम कह सकते हैं या फिर जो गवर्नमेंट चलते हो अच्छे दिन का सपना दिखाते हैं, उसी प्रकार ये भी अच्छे दिन का सपना दिखाया लोगों को। कहा कि हम आपके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, आपके सम्मान की रक्षा करेंगे, इस प्रकार का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा, और हम जो है अच्छा आपके देश को बनाएंगे। एक प्रकार के अच्छे दिन आने वाले हैं आपके, इस प्रकार इन्होंने जो है दावा पेश किया और अधिनियम के माध्यम से पूरे के पूरे उसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थे? ब्रिटेन के ही थे। ब्रिटेन के द्वारा ही जो है अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलाते थे, सामने आते तो नहीं थे। लेकिन इस बार क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो शासन था उसको इसके तहत समाप्त कर दिया गया। यहाँ बस ये समाप्त हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे ही इसको समाप्त किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो शासन है भारत का, जो शासन भार है, ये किसके अधीन चला गया? तो शासन भार ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन। तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो है ये शासन भार डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। इस समय ब्रिटिश क्राउन के रूप में थे महारानी विक्टोरिया।
ठीक है। तो ये जो है विक्टोरिया के अधीन चले गए, महारानी विक्टोरिया के अधीन शासनभार पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन चला गया और इस समय थी विक्टोरिया, इसके अधीन भारत के शासन चला गया। जितने भी सैन्य शक्ति थे, नागरिक शक्ति थे, सब कुछ जो है शामिल हो गए आपके ब्रिटेन के अधीन। हम पूरे के पूरे ब्रिटेन के अधीन औपनिवेशिक देश के रूप में हम स्थापित हो गए, गुलाम देश के रूप में आप कह सकते हैं, ठीक है। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हम राज करते रहे, अब जो है डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट राज करने लगे। तो ये चीजें आता है 1858 के अधिनियम में। तो ये प्रश्न बनता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश राज के अधीन चला गया था। तो आप याद रखेंगे 1858 के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद गवर्नर जनरल के लिए भी यहाँ पर से पॉइंट जोड़ा गया। गवर्नर जनरल के लिए क्या था, तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। कहा कि भारत के जो गवर्नर जनरल है भ्रष्ट हो गया है, तो हम इसको भी समाप्त कर देंगे, इस प्रकार कहा गया इस अधिनियम के माध्यम से। तो यहाँ बस गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसके स्थान पर बस नाम बदलकर, काम तो वही थी, नाम बदलने से कोई बहुत भारी बदलाव नहीं हो जाते हैं जीवन में। भाई अगर आप चोरी कर रहे हो, नाम बदल लिए, नाम रख लिए, श्याम रख लिए और चोर हो, तो क्या आप गुणवान हो गए? नहीं ना। तो यहाँ बस नाम बदलने से नहीं होता, हमारा कर्म उत्तम होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, ठीक है, तभी जो है हम सही रूप से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल का पद था, भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ये पद कब बनाया गया था, तो ये पद 1833 के एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। हमने पढ़ा था 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया। अब ये गवर्नर जनरल का जो पद है इसे समाप्त कर दिया गया और यहाँ बस बनाया गया समाप्त करके भारत का वायसराय, भारत का वायसराय का पद बनाया गया, भारत की वायसराय के पद बना दिए गए, नाम बदल दिया गया, काम तो वही था। ऐसे पहले वायसराय कौन बने, अगर आप याद रखना चाहेंगे तो ये भी याद रख सकते हैं। ऐसे भारत के प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वायसराय के रूप में पद संभाला था, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और भी इसमें संशोधन किए गए इसी एक्ट के माध्यम से, जैसे कि अगर हम देखें तो लंदन में एक भारतीय सचिव का पद बनाया गया। अगर कोई भी अपील करना चाहते हैं भारत के मुद्दे से जुड़े हुए, तो भारत में अपील नहीं कर पाएंगे। कहाँ बनाया गया, लंदन में। आप जाओ 7 समुद्र पार अपील करने, ये कह दिया गया। तो लंदन में जो है बनाया गया भारतीय सचिव का पद। तो लंदन में इसी अधिनियम के माध्यम से भारतीय सचिव का पद बनाए गए, जिसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। भारतीय सचिव का पद लंदन में सृजित किया गया और ये भारत के मामले के जो है देखरेख करते थे ये सचिव। और इनके सहायता के लिए एक कमेटी भी गठित किया गया कि आप जो है सचिव को सहायता करेंगे, और ये कमेटी जो है गठित किया गया। इसके तहत एक कमेटी गठित किए गए जिसमें जो है 15 सदस्य थे। 15 सदस्यीय एक समिति का गठन कर दिया गया इसकी सहायता के लिए कि आप जो है भारत के सचिव का जो है सहायता करेंगे। सब कुछ लंदन में हो रही थी ये चीजें, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, बन जाना चाहिए 1858 के अधिनियम से जुड़े हुए ये प्रमुख उपबंध। हम देखें कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद तो यहाँ बस आता है भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब हुआ यूं कि सन 1858 में भारत सरकार अधिनियम लाया गया, ठीक है। अब इसके तहत तो कहा दिया गया कि हम देश को अच्छा करेंगे, ठीक है, देश के लिए, आपके लिए काम करेंगे, आपके भारत के लिए काम करेंगे। साथ साथ अलग अलग प्रकार के प्रावधान भी जोड़ दिए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी समाप्त कर दिया गया। अब हुआ यूं कि 3 साल बाद जैसे ही एक और अधिनियम लाया गया, इसमें मजबूरन जो है कानून बनाने के जो गवर्नर जनरल की विधायी परिषद थे, केंद्रीय विधान परिषद थे, उसमें जो है भारतीयों को शामिल करना प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को शामिल किया गया था, अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा तो वह है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम। तो
तो यहाँ पर आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके तहत ही पहली बार, ठीक है, पहली बार भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में आप कह सकते हैं केंद्रीय विधान परिषद, जो केंद्रीय विधान परिषद जो चार्टर एक्ट 1853 के तहत गठित किया गया था, उसमें केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में शामिल करना प्रारंभ हुआ। तो गवर्नर जनरल के जो विधायी परिषद थे, जो कानून बनाने का विधायी परिषद था, उसमें भारतीयों को किस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से शामिल किए गए थे। तो इसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम स्थिति देखें, जब ये शामिल करने प्रारंभ किया गया तो जो भारतीय सदस्य है इसको किस सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो इसे शामिल किया जाएगा गैर सरकारी सदस्य के रूप में। सरकारी सदस्य के रूप में नहीं, दो प्रकार के मेंबर होने चालू हो गया यहाँ पर। एक सरकारी सदस्य जो केवल अंग्रेज हुआ करते थे, और एक गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीयों को चिन्हांकित किया गया। कहा गया कि आप जो है आइए हमारे पास, हमारे संसद में बैठिए, हमारे विधायिका को देखिए कैसे कानून बनाते हैं, आपको कुछ नहीं आता है। इस प्रकार ये लोग टीका टिप्पणी करने लगे थे अंग्रेज। कहा गया कि आइए आप जो है किनारे में बैठ जाओ, कुर्सी टेबल लगाकर हम कैसे कानून बनाते हैं देखिए। इस प्रकार की दुर्दशा स्थिति में स्टार्टिंग में था। तो इन लोग कहते थे कि आपको केवल हम कानून बनाने के वाले जो विधायिका है उसमें शामिल करेंगे, लेकिन गैर सरकारी सदस्य के रूप में आपको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा। ना आप कोई प्रश्न कर सकते हैं हमसे, ना ही कोई हमारे पास आप कोई बहस कर सकते हैं, और ना ही आपको मतदान वगैरह का अधिकार होगा, आप केवल देख सकते हैं। तो ये प्रक्रिया प्रारंभ किया गया 1861 में। पहली बार भारतीय को शामिल किया गया विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्य के रूप में। और इस जो सदस्य बनते थे उसको भी कौन नामांकित करेगा? चुनाव होते नहीं थे स्टार्टिंग में, तो चुनाव का प्रावधान तो नहीं था, केवल नामांकित का प्रावधान किया गया कि जो गैर सरकारी सदस्य है उसे वायसराय ही नामांकित करेगा। वायसराय नामांकित करेगा। अब यहाँ पर कितने सदस्य को स्टार्टिंग में वायसराय ने नामांकित किया? तो 3 मेंबर थे। बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव थे। ये 3 मेंबर जो है प्रारंभ में संविधान के अंतर्गत जो विधायी परिषद हुआ करते थे इनके, उसमें शामिल हुआ ये। तो यहाँ पर वायसराय के द्वारा 3 व्यक्ति को नामांकित किया गया। बनारस के राजा को शामिल किया गया, पटियाला के महाराजा को शामिल किया गया, पटियाला के महाराजा को शामिल किया गया। और तीसरा सदस्य जो शामिल हुए वह थे सर दिनकर राव को भी जो है नामांकित किए गए थे वायसराय के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में। ठीक है, तो ये प्रावधान 1861 के अधिनियम में जोड़ा गया, इसे भी आप याद रखेंगे। अगर हम समझें इस एक्ट में और क्या शामिल किए गए थे, ठीक है, नामांकित कर दिया गया इतने सदस्य को। इसके बाद स्थिति क्या था? तो इसके बाद आते हैं नामांकित करने के पश्चात मद्रास और बंबई के जो प्रांतीय विधानसभा के अधिकार हुआ करते थे, प्रांतीय विधायिका का जो अधिकार था उसे पुनः लौटा दिया गया। और ये कब समाप्त किया गया था? 1833 में जब भारत के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था, तो संपूर्ण शक्ति, सभी प्रांतों की शक्ति गवर्नर जनरल के अधीन रख दिया गया था। इस बार पुनः शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया, और शक्ति के विकेंद्रीकरण के तहत मद्रास बंबई प्रांत के जो विधायिका है उसमें पुनः जो है ये प्रारंभ हुआ, विधायिका शक्ति यहाँ पर प्रारंभ हो गई। तो इसी के तहत आप कह सकते हैं कि शक्ति को विकेंद्रीकृत किया गया, विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है बंटवारा करना, कि इतना अधिकार आपका है, इतना हमारा है। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया, विधायिका शक्ति वापस दिए गए प्रांतों को। तो प्रांतों में विधायिका शक्ति का स्थापना जो है, प्रांतों में विधायिका का स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुआ? तो
भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से यहाँ पर प्रांतों में विधायिका की स्थापना किए गए थे। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे, विधायिका की स्थापना को। ठीक है, अब इसके बाद अगला अधिनियम की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का क्या क्या प्रावधान रहे इसमें? भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत कुछ प्रावधान और भी जोड़े गए। जैसे 1861 के अधिकारों में अगर हम देखें तो केवल भारतीय सदस्य को नामांकित किए गए थे। इस समय आते आते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि थे वह यह मांग करने लगे कि हम जो है केवल विधायिका में बैठने के लिए नहीं आएंगे। केवल बैठने के लिए क्या ही करेंगे आप बैठकर? भाई आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आपके अभिव्यक्त करने की अधिकार नहीं है, ना आपको मतदान करने का अधिकार नहीं है, प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, तो ऐसे विधायिका का क्या काम? ठीक है, तो इसके कारण लगातार विरोध होते गए, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1892 में जो विधायिका है उसके अंतर्गत भारतीय सदस्यों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि किया गया। तो प्रांतों और केंद्रीय दोनों में किया गया था। तो केंद्र तथा प्रांतों में गैर सरकारी सदस्य की संख्या में वृद्धि किया गया, किया गया। ये प्रावधान इसी के तहत जोड़े गए, बहुत वृद्धि किए गए संख्या में, और साथ साथ उनकी विधायी शक्ति में भी परिवर्तन किया गया। जो विधायी शक्ति थे केंद्र के और प्रांत के दोनों की, तो विधायी शक्ति में जो गैर सरकारी सदस्य होते थे उसमें शक्ति में परिवर्तन कर दिया गया। क्या परिवर्तन किया गया? तो उनको अधिकार दिया गया कि आप जो है बजट जो आएगा उस पर आप बहस कर सकते हैं, बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया कि आप जो है प्रश्न का अधिकार है, आप विधायिका से प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो प्रश्न का भी अधिकार इसी एक्ट के माध्यम से भारतीय को प्राप्त हुआ। तो विधायिका में बजट पर बहस कर सकते थे, प्रश्न का अधिकार कर सकते थे। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें पूरक प्रश्न का जो है अधिकार नहीं दिया गया था इस समय। पूरक प्रश्न, अब ये पूरक प्रश्न क्या होता है जिसका अधिकार इसके तहत प्रदान हमें नहीं हुआ? तो पूरक प्रश्न का अधिकार इसमें नहीं था। इस एक्ट के माध्यम से पूरक प्रश्न का अधिकार नहीं दिए गए थे। तो बाद में 1909 में दिया गया था, जब भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आया था तब मिले थे। तो ये पूरक प्रश्न होता क्या है? तो पूरक प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जिसमें हम एक प्रश्न पूछने के बाद दूसरा प्रश्न मौखिक रूप से पूछें। जैसे आप मेरे से मान लीजिए कोई प्रश्न पूछते हैं, मैं उसका जवाब दे देता हूँ, फिर उसी से रिलेटेड आप तुरंत मेरे से फिर से वही प्रश्न पूछते हैं, तो या उसी से रिलेटेड कोई दूसरा प्रश्न पूछते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को कहा जाता है पूरक प्रश्न। तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 में प्राप्त नहीं था। तो इस चीज को भी आप नोट कर लेंगे। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इस अधिनियम को अगर हम देखें तो मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब ये मार्ले कौन थे, मिंटो कौन थे? तो इस समय जब ये अधिनियम लाया गया था तो मार्ले जो थे भारतीय के सचिव के पद पर थे, भारतीय सचिव थे, और जो मिंटो थे ये भारत के वायसराय हुआ करते थे, वायसराय। तो ये वायसराय थे और ये सेक्रेटरी थे, सचिव थे। अब यहाँ पर क्या होता है, तो मार्ले सचिव और मिंटो वायसराय। तो मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से काफी प्रसिद्ध हो गया भारतीय परिषद अधिनियम 1909।
अब इसमें क्या क्या प्रावधान जोड़े गए, तो इसमें जो है सबसे पहले अगर हम सेम चीजें देखें तो जो विधायिका उसमें जो है अत्यधिक जो है कह सकते हैं संख्या का वृद्धि किया गया, संख्या में वृद्धि। तो विधायिका की जो संख्या है उसमें गैर सरकारी सदस्य का जो है वृद्धि किया गया, गैर सरकारी सदस्य का, गैर जो सरकारी सदस्य होते थे उनका वृद्धि कर दिया गया। कितने वृद्धि किए गए गैर सरकारी सदस्य का, तो ये 16 से बढ़कर 60 हो गया था। यहाँ तक आते आते 60 मेंबर हो गए थे केंद्रीय विधान परिषद में। लेकिन प्रांतों में अगर हम देखें, ये हो गया आपका केंद्र का, लेकिन प्रांतों में कितने थे, प्रांतों में यह स्थायी नहीं था, यह अलग अलग प्रांतों में अलग अलग मेंबर थे, ठीक है। और इनके शक्ति में भी वृद्धि किया गया। जो केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य है उसकी शक्ति में क्या क्या वृद्धि हुआ, या दोनों ही प्रांतीय विधान परिषद की शक्ति में क्या वृद्धि हुआ, तो शक्ति में इनकी वृद्धि किए गए, शक्ति में वृद्धि किया गया। इस बार बजट पर संकल्प रख सकते थे, इससे पहले बजट पर संकल्प रखने का अधिकार नहीं था, बजट में संकल्प नहीं रख सकते थे कि कितना पैसा हमें इस योजना में जाएगा, इस योजना में जाएगा, ऐसे संकल्प रखने का अधिकार नहीं था इनको, केवल बहस कर सकते थे। आप चाहे अंग्रेज जितना भी पैसा दे या कम ही दे, केवल बहस कर सकते थे, संकल्प रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन 1909 के अधिनियम में संकल्प भी रखा गया, बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दे दिया गया। इसके अतिरिक्त पूरा प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला इसी में। अभी जस्ट मैंने बताया कि पूरा प्रश्न क्या है, तो पूरा प्रश्न पूछने का भी अधिकार 1909 के ही अधिनियम के तहत प्राप्त हुए। इसके में अगर हम देखें तो ये जो अधिनियम है सबसे फेमस हुआ सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए, सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए सबसे ज्यादा फेमस हुए। अब ये सांप्रदायिक निर्वाचन किस चीज का था, तो ये हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए था। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को भारत का सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के नाम से भी जानते हैं। जो लॉर्ड मिंटो है ना, ये भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक है। इसका उद्देश्य था कि फूट डालो राज करो, भारत को जो है अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दो, इधर हिंदू इधर मुसलमान हो जाए, इन लोग आपस में लड़ते रहे, ऐसा इन्होंने प्रावधान किया। और जो चुनाव प्रणाली उसमें सांप्रदायिक चीजें डाल दिया, अर्थात मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव जो है केवल मुसलमान वोट कर सकते हैं, हिंदू प्रतिनिधि के चुनाव में केवल हिंदू वोट कर सकते हैं। जैसे आज की स्थिति में चाहे मुसलमान विधायक के लिए लड़े या हिंदू लड़े, वोटिंग हम सभी करते हैं, है नहीं। लेकिन इसमें क्या था, अगर मुसलमान है तो मुसलमान लोग वोटिंग करेंगे, हिंदू है तो हिंदू लोग वोटिंग करेंगे। इस प्रकार का यह प्रावधान जोड़ दिया गया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन इस प्रकार भारत में प्रारंभ हुआ 1909 के अधिनियम के तहत, इसे याद रखेंगे। तो सांप्रदायिक निर्वाचन यहाँ पर किसके मध्य डिवाइडेड हुआ, तो हिंदू और मुस्लिम के मध्य, हिंदू और मुस्लिम वर्ग के मध्य सांप्रदायिक जो है निर्वाचन प्रारंभ हो गया। तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। भारत सरकार अधिनियम 1919, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 को, तो ये जो है जाना जाता है मार्टेन्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से। मार्टेन्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। सेम मार्टेन्यू कौन थे, सचिव थे, सचिव के पद पर थे। ये कौन थे, तो ये वायसराय थे। जैसे अभी हमने देखा जस्ट मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में से था, तो यहाँ भी मार्टेन्यू-चेम्सफोर्ड है, ये सचिव हो जाएंगे और ये भारत के वायसराय हो जाएंगे। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे समझना। इसके तहत अगर हम देखें तो देश में इस बार 2 सदनी व्यवस्था प्रारंभ हुई। इससे पहले केंद्रीय विधान परिषद का प्रारंभ करके संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया गया था चार्टर एक्ट 1853 में। चार्टर एक्ट 1853 में संसदीय व्यवस्था प्रारंभ हो गई। वही जो व्यवस्था है 1919 तक आते आते 2 सदनी प्रकार की व्यवस्था में विभाजन कर दिया गया। तो यहाँ पर विधायिका जो है 2 सदन में बट गए। विधायिका 2 सदनी व्यवस्था प्रारंभ हुई, 2 सदनी
द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ से प्रारंभ हो गई। अब ये द्विसदनीय व्यवस्था में क्या, जैसे आज के डेट में हम लोकसभा राज्यसभा के नाम से जानते हैं, सेम चीज है। तो ये द्विसदनीय व्यवस्था में बढ़ गया विधायिका, एक कह सकते हैं आज की स्थिति में ही नाम दें तो एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो लोकसभा ये द्विसदनीय व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत हो गया, राज्यसभा और लोकसभा के रूप में इस दौरान। तो आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद शक्ति वगैरह में भी विभाजन किए गए। विधायिका की जो शक्ति है उसमें केंद्रीकरण किया गया और शक्ति को बांट दिए गए, शक्ति विभाजन किया गया इसमें। अब शक्ति कैसे विभाजन किए गए, तो विषय को जोड़ दिया गया, अलग अलग भागों में, दो भागों में तोड़ दिया गया, दो भागों में विषय को बांट दिए गए। एक विषय बनाया गया प्रांतीय सूची और एक विषय बनाया गया संघीय सूची। तो दो सूची के अंतर्गत यहाँ पर बनते हैं, एक है प्रांतीय सूची बना और एक बना संघीय सूची। प्रांतीय सूची और संघीय सूची के निर्माण कर दिए गए। प्रांतों में जो विषय रखा गया था उसको जो शक्ति है प्रांत की विधायिका को दिया गया कि वह कानून बना सकता है। संघीय शक्ति में संघीय सूची में अधिकार दिया गया कि केंद्र सरकार कानून बना सकता है। लेकिन इसके अंतर्गत और भी परिवर्तन किया गया। प्रांतों में इस बार द्वैध शासन लागू हो गया। प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया। अब ये प्रांतों में द्वैध शासन क्या है, तो प्रांतीय जो विषय इनको प्राप्त हुए थे उसको दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय केवल गवर्नर राज्य के जो गवर्नर हुआ करते थे उसके अधीन रख दिया गया कि वह जो है कानून उस पर बनाएगा। हस्तांतरित विषय में गवर्नर जनरल तो बनाएगा लेकिन उन मंत्रियों का सहायता लेगा जो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगा। तो इस प्रकार दो भागों में बांट दिया गया और इस प्रकार भारत में कह सकते हैं प्रांत में जो है द्वैध शासन लागू हो गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के तहत लागू हुए। विषय को कितने भागों में बांटा गया, तो विषय को दो भागों में। पहला था आरक्षित विषय और दूसरा है हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में से वर्गीकृत कर दिया गया, जिसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद कुछ और भी परिवर्तन किए गए थे, जैसे बजट को लेकर। इस समय तक के भारत कहे या संघ कहे या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो संघीय विधायिका होते थे उन्हीं के द्वारा बजट पेश किया जाता था। इस बार बजट को भी अलग अलग कर दिया गया। कहा गया कि बजट अगर चाहे, बजट के लिए कहा गया कि बजट जो है प्रांत अपना बजट स्वयं पेश करेगा, स्वयं जारी करेगा। तो प्रांत का बजट अलग और केंद्र का बजट अलग। तो इसे भी विभाजित कर दिया गया बजट को कि प्रांत का बजट स्वयं तय करेगी, केंद्र का भी अपना ये स्वयं देख लेगा। अलग अलग कर दिए गए बजट को। इस प्रकार प्रांतीय बजट का भारत में प्रारंभ हो जाता है स्वयं का। जैसे आज हम बजट पेश करते हैं राज्य सरकार, इसी प्रकार केंद्र सरकार बजट पेश करता है। तो सबसे पहले 1919 के अधिनियम के तहत ये प्रावधान जोड़े गए। इसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन से जुड़ी हुई डाटा आप याद रख सकते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन। अब सांप्रदायिक निर्वाचन में क्या व्यवस्था, सांप्रदायिक निर्वाचन में इन्होंने क्या योगदान दिया इस अधिनियम में, तो 1909 के अधिनियम में हमने देखा कि भारत में हिंदू और मुसलमान दो वर्गों में सांप्रदायिक निर्वाचन लागू हो गया। अब इस बार क्या हुआ, तो सांप्रदायिक निर्वाचन में सिखों को बांट दिया गया, सिखों को दे दिया, ईसाई को कह दिया गया कि इनके लिए अलग से मतदान होगा, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए भी अलग से मतदान होगा। इस प्रकार अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत कर दिए गए, फिर बांट दिया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब भागों में ये बांटते रहे, तोड़ते रहे। हम खूब डालो राज की लोकनीति का अनुपालन करते रहे इन लोग अब इस एक्ट के माध्यम से। तो इसे भी आप याद रखेंगे, सांप्रदायिक निर्वाचन को इन्होंने बढ़ावा दिया। इसके बाद इन सभी सदस्यों के लिए इसी अधिनियम के माध्यम से प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन, इससे पहले जितने भी सदस्य होते थे वह सभी मनोनीत होते थे, नामांकित होते थे, एक कमेटी के माध्यम से सिफारिश की जाती थी। अब डायरेक्ट इलेक्शन प्रारंभ हो गए, लेकिन सबको मतदान का अधिकार नहीं था।
जैसे आज की स्थिति में हम सबको मतदान का अधिकार है जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक है, लेकिन उस समय ऐसा कोई नहीं था। उस समय केवल शिक्षित वर्ग और जिसका संपत्ति ज्यादा है उसे ही वोटिंग करने का अधिकार दिया गया था। तो इसमें आधार बना दिया गया कि कौन व्यक्ति जो है चुनाव में भाग लेगा। तो कहा गया कि जो शिक्षित व्यक्ति है, जिसको अंग्रेजी शिक्षा आता है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, वही वोट करेगा। बाकी अनपढ़ लोग नहीं जानते हो आप लोग नहीं देश के बारे में, ठीक है, ये कहा दिया गया। मतलब देश का हमारे ऊपर सभी नियम कानून लागू होगा, लेकिन वोट नहीं कर सकते आप, केवल शिक्षित वर्ग वोट करेगा और जो जिसका ज्यादा खेत खार है, संपत्ति है, वो वोटिंग करेगा। तो यहाँ पर आधार बना दिया गया शिक्षित और संपत्ति को लेकर कि जिसके पास शिक्षित है और संपत्ति है वह जो है इलेक्शन कर सकते हैं, वोटिंग मतदान में भाग ले सकते हैं। इसका जो है 1935 में भारत सरकार अधिनियम लाया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 देखा जाए तो हमारे संविधान के मूल सोर्स है। भारतीय संविधान के मूल स्रोत कई बार पूछ दिए जाते हैं कि भारतीय संविधान के मूल स्रोत क्या है। तो भारतीय संविधान के अगर मूल स्रोत की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 है हमारे भारत के संविधान का मूल स्रोत है। ये मूल स्रोत के रूप में ये जाना जाता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा अधिनियम मूल सोर्स है। तो 1935 का अधिनियम। कई बार लोग आरोप लगा देते हैं कि 1935 के जितने भी अधिकार वगैरह है सेम टू सेम भारत के संविधान में लिख दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ अच्छी बातों को ग्रहण करना या कुछ बुरी बातों को त्याग देना, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या क्या इसके तहत जोड़े गए थे, मुख्य रूप से क्या इसका प्रभाव पड़ा। तो इसके मेन प्रभाव में अगर हम देखें तो अखिल भारतीय संघ का निर्माण आता है। अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया, ठीक है। क्या किए गए तो पूरे भारतीय के जो ब्रिटिश प्रांत और रियासत उन सबको मिलाकर एक अखिल भारत अखंड भारत का पूरा भारत का जो है निर्माण किए गए। तो अखिल भारत संघ का निर्माण किया गया। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुए थे 1919 के तहत। तो इस प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से। तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया, लेकिन जो प्रांतों में तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में या कहे संघ में द्वैध शासन लागू हो गया। तो केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। तो इसके तहत जो केंद्रीय सूची के विषय थे उसको दो भागों में बांट दिए गए, सेम आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ और इसके जो विषय रहे, केंद्र के जो विषय रहे उसे दो भागों में बांट दिए गए। पहला है इसके तहत आरक्षित विषय और सेकंड है हस्तांतरित विषय। तो इस प्रकार इसमें विभाजित कर दिया गया केंद्रीय सूची को। तो केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इस एक्ट के माध्यम से ही संघीय न्यायालय का भी गठन किया गया था। तो संघीय न्यायालय का गठन 1937 में इसी अधिनियम के माध्यम से किया गया था। 1937 में एक और घटना है, भारत से बर्मा को अलग किया गया इसी अधिनियम के माध्यम से। तो भारत से बर्मा को अलग किया गया। भारत से बर्मा मतलब म्यांमार को अलग किया गया। भारत से बर्मा को अलग किया गया 1937 में ही। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के माध्यम से संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ताकि एग्जाम वगैरह कराया जा सके। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो इसी अधिनियम के माध्यम से आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का भी गठन किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गठन किया गया। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि आरबीआई का मुख्यालय भारत में कहाँ है, ठीक है। तो आरबीआई की जो है गठन वगैरह 1935 की ही भारत सरकार अधिनियम
1935 में ही ये प्रावधान था। तो इतने सारे चीजों को आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, ये सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अंतिम अगर देखें इसमें तो एक है विषय को लेकर। अब इस दौरान सब्जेक्ट को विषय को 3 भागों में बांटा गया। इस बार समवर्ती सूची का भी जो है चीजें जोड़े गए थे। तो विषय को इस अधिनियम के माध्यम से 3 भागों में बांटे गए। जितने भी विषय है उसके 3 भाग किए गए। इससे पहले 2 भाग ही किया गया था, 3 भागों में बांटा गया। पहला है केंद्रीय सूची, केंद्रीय सूची पहला है केंद्रीय सूची, दूसरा है राज्य सूची, राज्य सूची का विषय, और तीसरा इसके अंतर्गत है समवर्ती सूची, समवर्तीय सूची। तो समवर्ती सूची का प्रावधान भी इसी के माध्यम से जोड़े गए, 3 भागों में बांट दिया गया विषय को। इसके अतिरिक्त ऐसी विषय जो इन तीनों में ही शामिल ना हो, अर्थात अवशिष्ट शक्ति। अब अवशिष्ट शक्ति उसको कहते हैं जो तीनों ही जो है सूची में नहीं है। तो अवशिष्ट शक्ति किसके अधीन रखा गया? अवशिष्ट शक्ति रखा गया, अवशिष्ट शक्ति जो है रखा गया वायसराय के अधीन। तो अवशिष्ट शक्ति थे वायसराय के अधीन। इसे भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम देखेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया, किस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ और कैसे संविधान निर्माण हुए। हमें